फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे थे। आज की वीडियो से पहले हम बात करेंगे कल वाले वीडियो की। कल हमने बात की थी मौलिक अधिकारों का जो लिखित दस्तावेज है दोस्तों, वो सबसे पहले ब्रिटेन सम्राट जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में एक दस्तावेज लिखित दस्तावेज तैयार किया और उस लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद हमने बात की थी 1689 में ब्रिटेन में ही एक दस्तावेज तैयार किया गया था और उस दस्तावेज को हमने बोला था बिल ऑफ राइट्स। इस दस्तावेज को इस दस्तावेज को जारी करके दोस्तों ब्रिटेन में मूल अधिकारों और स्वतंत्रता का इस दस्तावेज में जिक्र किया गया था। फिर उसके 100 साल बाद हम कहेंगे कि 1789 की बात अगर हम करें तो फ्रांस के में एक लंबे समय के बाद इन मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र को यानी कि एक मौलिक अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और उस मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र को मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र कहा गया। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के बारे में इसको कहा गया है। तो इसको फ्रांस के अंदर सबसे पहले लागू किया गया, लेकिन वहाँ का जो फ्रांस का जो शासक है लुई सोलवा, इस लुई सोलवे ने दोस्तों इस दस्तावेज यानी कि इस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। तभी वहाँ के प्रशासन या हम यह कैसे कह सकते हैं कि वहाँ की आम जनता के द्वारा उसको फांसी दे दी गई। इसके बाद हम कहेंगे भारत के अंदर भी दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन सभी प्रयासों को निष्फल यानी कि असफल बना दिया। जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों का एक प्रस्ताव था यानी सबसे पहले का जो प्रयास था वो 1895 के अंदर संविधान विधेयक पारित किया गया था दोस्तों। उस विधेयक को पारित करने किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस विधेयक को क्या कर दिया, खारिज कर दिया यानी कि उसको असफल कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया दोस्तों मौलिक अधिकारों को लेकर, यानी कि 1917 से लेकर 1919 के मध्य कांग्रेस के द्वारा काफ़ी इसका प्रयास किया, लेकिन इसको भी उसको उन्होंने नकार दिया। इसके बाद हम कहेंगे एन बिसेंट ने भी इसका प्रयास किया। फिर मोतीलाल नेहरू जी ने भी, आपको पता है कि 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले उन्होंने बात कही थी मौलिक अधिकारों के बारे में, उसको भी नकार दिया। फिर आपको पता होना चाहिए कांग्रेस का दो जो दिसंबर के अंदर जो एक अधिवेशन होता है दोस्तों, एक तो मद्रास का 1927 और कराची का अधिवेशन 1930 यानी कि 1930 के अंदर ये प्रस्ताव इसमें पास किया गया था। ये पहला प्रयास था दोस्तों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो लंदन में 1931 में महात्मा गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर वहाँ पर एक प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जो संयुक्त संसदीय जो समिति है 1934 के अंदर इस प्रस्तावों को दोस्तों अस्वीकार किया गया। फिर एक बहुत बड़ा जो भारत शासन अधिनियम था जिसको हम कह सकते हैं 1935 का अधिनियम था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें भी हमारे भारतवासियों को सफलता नहीं मिली थी। ठीक है। फिर एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था कि तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने 1945 में एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार दिए जाने की उन्होंने वकालत की थी दोस्तों, उस तेज बहादुर सप्रू ने। लेकिन दोस्तों हम ये भी ऐसा फल रहा, लेकिन फिर आज़ादी के बाद में हमने खुद को पहचाना कि हमें मौलिक अधिकारों को लागू करना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये जो टॉपिक था ये तो हो गया था। अब हम बात करते हैं, अब हमारी बारी थी। क्या बारी थी दोस्तों? हम अपना संविधान क्या करेंगे दोस्तों, स्वयं बनाएंगे। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आगे की। 1 मिनट। ठीक है। देखिए बात करते हैं यहाँ की। तो संविधान निर्माण के समय जो अधिकार, मौलिक अधिकार, उसकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि संविधान सभा, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था 1946, और 1946 के जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो संविधान सभा ने जो मौलिक अधिकार है
फ्रेंड्स, इन मौलिक अधिकारों को 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो मौलिक अधिकार होता है मूल अधिकार, उसको हम कह सकते हैं, और एक है अल्पसंख्यक अधिकार, उसको हम कह सकते हैं। 2 भागों में डिवाइड करके मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाए गए। एक तो मूल अधिकार और एक अल्पसंख्यक अधिकार। लेकिन दोस्तों इसके अंदर इसमें इस दोनों मौलिक अधिकारों के बारे में एक विचार विमर्श किया गया, और इस विचार विमर्श के लिए दोस्तों एक परामर्श समिति का गठन किया गया, और उस परामर्श समिति का गठन करने के साथ ही उसका अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जिसको हम इंडियन आयरन मैन यानी कि भारतीय लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और परामर्श समिति गठन के साथ साथ ही हम कह सकते हैं एक उप समिति भी बनाई गई थी दोस्तों, और उस उप समिति का गठन किया गया, और उसका अध्यक्ष JB कृपलानी जी को बनाया गया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो जो भारत का भारत के संघ बनाया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन का बहुत अच्छी भूमिका रही थी। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने उनको इस परामर्श समिति का गठन किया गया, परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, यानी कि इनके विचार विमर्श किया गया था, तब जाके दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों को लागू किया गया। लेकिन फिर भी हम कुछ और बात करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। एक तो परामर्श समिति का जो गठन किया गया था, उसका जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन मूल अधिकार। जो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार है जो अ, मूल अधिकार है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे ये चलते हैं, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर इसको बताया गया है। तो ये हम बात करते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट। तो देखिएगा, मूल अधिकार जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलते हैं, और पार्ट 3 में इसका क्या क्या है उल्लेख किया गया। क्या होते हैं मूल अधिकार दोस्तों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइएगा मूल मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप बता सकते हो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, हम यूँ कह सकते हैं, कोई भी ऐसे कोई भी पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए या उसके डेवलप के लिए, पर्सनैलिटी के डेवलप के लिए, यानी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जो नितांत जो आवश्यक जो तत्व होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूल अधिकार कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी व्यक्ति है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको नितांत जो आवश्यक जो तत्व होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूल अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, बात करते हैं आगे की दोस्तों। तो बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई ये जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान में किस देश से हमने लिए हैं, ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। देखिएगा, कहाँ गया? चलिए 1 मिनट दोस्तों। तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, और मूल अधिकारों की बात अपन कर रहे थे कि मूल अधिकार किसे कहते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो नितांत आवश्यक तत्व होते हैं उनको मूल अधिकार कहते हैं। और ये जो मूल अधिकार है फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान में जो अमेरिका के जो संविधान है, यहाँ से हमारे संविधान में इसको लिए गए। तो ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिएगा, तो तो ये है मूल अधिकारों के बारे में। चलिएगा, देखिएगा और क्या बातें हैं इसमें, देखिएगा दोस्तों। तो ये बात है। हम्म हम्म तो सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिएगा, जो मूल अधिकार है दोस्तों, ये जो मूल अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध कैसे प्रदान किए गए?
तो दोस्तों इसको हम आगे बात करेंगे। और कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए गए हैं दोस्तों। ये थोड़े 2 बातें आपको याद रखनी है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो नागरिकों के विरुद्ध जो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, और कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध, यानी कि मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध की भी प्रदान किए गए हैं। कैसे हम कह सकते हैं, ऐसे कैसे कौन से अधिकार हैं, या हम कैसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आपका जो आर्टिकल 15 क्लोज 2, एक 17 और एक आपका 23 और 24 दोस्तों। जब हम एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसको बहुत ही डिटेल से हम इसको बताएंगे, आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बताएंगे। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो मूल अधिकार होते हैं व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए कौन कौन से हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 2, 17 टू 23 और 24, ठीक है ना। तो जैसे अस्पृश्यता का जो अंत है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, हम यूँ कह सकते हैं, ये जो आर्टिकल इसमें दिए गए। ओके, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों ही प्रदान किए गए, है ना, यानी भारतीय नागरिकों को, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको दिए गए। कौन कौन से, एक आपका 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जब हमारे इंडिया में जब इमरजेंसी लगती है, यानी कि आपातकाल लगता है, तब हमारी जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे दोस्तों, इन मौलिक अधिकारों को, यानी इन मूल अधिकारों को निलंबित करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो इमरजेंसी लगने के बाद भी राष्ट्रपति उनको निलंबन नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, आपातकाल के समय राष्ट्रपति, यानी कि ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं, यानी कि आपका जो आर्टिकल 20 और 21, यानी कि 20 और 21 के सिवाय, यानी इनके अलावा अन्य सभी मौलिक अधिकारों को दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इमरजेंसी होती है दोस्तों, इमरजेंसी आर्टिकल 352 और 356 और 360, मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर इनके बारे में पढ़ना है तो आप थोड़ा सा इस प्लेलिस्ट के अंदर जो फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से प्रेसिडेंट वाला टॉपिक स्टार्ट, तो वहाँ से आप वहाँ पर विजिट करो और वहाँ से आप स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपातकाल के समय देखो बता रहे हैं कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 के सिवाय अन्य सभी मूल अधिकारों को दोस्तों क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो निलंबन का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका निलंबन का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे अनुच्छेद 359 यानी कि 359 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो निलंबन का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 359 यानी कि 359 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बात करते हैं आगे और चर्चा करते हैं, देखिएगा। बात करते हैं मूल अधिकार। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो मूल अधिकार है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सकारात्मक भी हो सकते हैं और एक नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो पॉजिटिव भी हैं और कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो नेगेटिव भी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। देखिएगा, सबसे पहले बात अगर हम करें तो पहले बात अपन करते हैं किसकी, यानी कि सकारात्मक मौलिक अधिकारों की बात अपन करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19, 25 और 25 से 28 तक, ये जो आर्टिकल है, या हम यूँ कैसे, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, इसीलिए उनको क्या कहेंगे, सकारात्मक फंडामेंटल राइट्स यानी सकारात्मक मूल अधिकार हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो 19, 25, 26, 27 और 28, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके सकारात्मक है। और नकारात्मक की अगर बात करें दोस्तों, तो नकारात्मक आर्टिकल में एक तो आपका
14, 15, 16 और 21, यानी कि 14, 15, 16 और 21, ये ऐसे आर्टिकल हैं या ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, आपको प्लीज़ एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय के बाद मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की कुछ बातें और बता देते हैं आपको। देखिए, मूल अधिकार न्याय योग्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। मूल जो अधिकार होते हैं वो न्याय योग्य हैं, अतः इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मूल अधिकार होते हैं वो दोस्तों न्याय योग्य होते हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। इसमें संसद क्या करती है, साधारण विधेयक, साधारण विधि द्वारा द्वारा किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर सकती। यानी कि संसद है ना दोस्तों, अपने फंडामेंटल राइट्स में साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार की में इसमें कमी नहीं कर सकती। किंतु दोस्तों एक थोड़ा सा याद रखिए, इसमें आर्टिकल 368 यानी कि जो आपका जो संविधान में संशोधन की वाली जो बात है, यानी कि इसमें आर्टिकल 368 के माध्यम से इसमें क्या कर सकती है दोस्तों, इसमें बदलाव या हम कैसे अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकती है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये बताते हैं कि जो मौलिक अधिकार नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसको न्याय संगत नहीं मानते दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों ये क्या है, न्याय संगत है या न्याय योग्य है, और इसको लागू कराने में न्यायालय द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद द्वारा साधारण विधि द्वारा इसको लागू संसद द्वारा साधारण विधि द्वारा किसी प्रकार में इसमें कमी नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों मैंने ये आपको ये जो 368 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिए हैं और हमारे संविधान में इसको क्या किया, अमेंडमेंट करके इसको लागू किया है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट 368 वाला संविधान में हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राज्य क्या होता है, ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट हम मैं आपको बता देता हूँ कि राज्य होता क्या है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा बात करते हैं राज्य यानी कि स्टेट, जो आर्टिकल 12 यानी कि भाग आर्टिकल 12 और भाग थर्ड यानी कि पार्ट थर्ड के अंदर बताया गया है, राज्य की परिभाषा बताई गई है दोस्तों। ठीक है ना, और इसके अलावा एक आर्टिकल है 152 यानी कि 152 के अंदर भी राज्य शब्द को क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। तो दोस्तों याद रखना कि जो राज्य है, स्टेट है, इस राज्य स्टेट को आर्टिकल एक तो 12 और एक आर्टिकल 152 के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्य क्या होता है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में देखते जैसे राजस्थान राज्य है, स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दोस्तों ये नहीं है बेटा, है ना। तो ये नहीं है, ये इसको हम कह सकते हैं। देखिएगा राज्य होते क्या हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो आर्टिकल 12 में राज्य बताया गया, किसको बताया गया, देखिएगा राज्य क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ना भारत की सरकार एवं संसद, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, आपका राज्य है। यानी कि हम कैसे पार्लियामेंट और हमारी जो गवर्नमेंट है इसको हम राज्य कहेंगे, कहा गया। और राज्यों के अंदर एक तो राज्यों की सरकार, स्टेट की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो विधानमंडल है उसको भी राज्य कहा गया। सभी स्थानीय प्राधिकारी को भी क्या कहा गया, राज्य कहा गया, और अन्य प्राधिकारी को भी राज्य कहा गया। तो दोस्तों यहाँ तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भारत की सरकार और संसद ये दोनों राज्य हैं, एक राज्यों की सरकार, एक विधानमंडल ये भी राज्य। लेकिन ये प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राधिकारी क्या होता है। तो एक ही क्या होते हैं, देखिए प्राधिकारी की परिभाषा अपन देख लेते हैं क्या होती है प्राधिकारी। ओके, चलिएगा सबसे पहले बात है प्राधिकारी की बात करते हैं। देखो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधि यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें विधि या उपविधि या आदेश या अधिसूचना आदि जारी करने की पावर हो, है ना, तो उसको हम प्राधिकारी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने IAS RAS है ना, और जैसे
अनेक जो बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं, जिनको विधि बनाने का अधिकार होता है, उपविधि बनाने का अधिकार होता है, आदेश देने का अधिकार, अधिसूचना जारी करने का अधिकार, तो उनको सबको हम कहते हैं दोस्तों प्राधिकारी। ठीक है? तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, प्राधिकारी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा। अब देखते हैं स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है दोस्तों। स्थानीय प्राधिकारी के बारे में आपको पता है, जैसे नगर पालिकाएँ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, ग्राम पंचायत है, इनमें इनको हम क्या कहेंगे, इन स्थानीय प्राधिकारी कहेंगे। तो आई होप ये डियर फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए आगे बात करते हैं। हाँ, चलिएगा बात करते हैं। तो देखिएगा, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्थानीय और अन्य प्राधिकारी यानी कि इनके अंदर राज्य की श्रेणी में और किस किस को शामिल किया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आ रहा है कि राज्य यानी कि राज्य की श्रेणी में किस किस को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात अपन करें तो भाई जीवन बीमा निगम यानी कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। एक आपका जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC, तो ये भी दोस्तों क्या है आपका, ये आपका राज्य की श्रेणी में आता है दोस्तों। ठीक है ना, ONGC। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि एक आपका है यानी कि ऑयल नेचुरल गैस और कॉरपोरेशन। ठीक है, एक आपका जो कारखाना यानी औद्योगिक वित्त निगम दोस्तों, इसे IFC की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको भी हम दोस्तों राज्य कहते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी है, वो भी आपके राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो विधि व्यक्ति से कानूनी निगम होता है, सरकारी कंपनी होते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती है, ये भी आपके राज्य की श्रेणी में आते हैं। और एक आपका राज्य भंडार निगम है, ये भी आपके राज्य की श्रेणी में आते हैं। आपके भारतीय खाद्य निगम है, ये भी आपके राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बन जाता है कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। ठीक है, जैसे जीवन बीमा निगम LIC आता है, ONGC आता है, IFC आता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती है, जो विधिक व्यक्ति होते हैं, राज्य भंडार निगम होता है, भारतीय खाद्य निगम होता है, ये सारे के सारे राज्य की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, जो राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी हम कह सकते हैं राज्य की श्रेणी में कौन कौन नहीं आते, उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन नहीं आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले बोलते हैं NCERT, देखिएगा ये भी आपके राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, देखिएगा इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि हम कह सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको इसका फुल फॉर्म होता है NCERT। ये भी क्या है, राज्य की श्रेणी में नहीं आते। दूसरा है आपका राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ भी नहीं आता, वक्फ भी नहीं आता, CSIR क्या होता है दोस्तों, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी इसकी श्रेणी में नहीं आता, राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद में BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड भी आपके राज्य की श्रेणी में नहीं आते। और आपका जो निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय, वो भी नहीं आते हैं। और सबसे बड़ा काम है कि आपका जो न्यायालय, ये न्यायालय भी दोस्तों राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन बन जाए कि विश्वविद्यालय है, राज्य भंडार निगम है, भारतीय खाद्य निगम है, न्यायालय है, तो दोस्तों न्यायालय नहीं आता। और तो न्यायालय और एक आपकी NCERT, ये दोनों ही दोस्तों राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।